नेहरू की भूल के बाद 1 जनवरी 1949 से गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ पीओके अब एलओसी के पहरे में था। युद्ध विराम का ऐलान हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था। बचे हुए कश्मीर को पाने की उसकी हसरत कश्मीर को अब एक अंधे कुएं में धकेलने वाली थी। ऑपरेशन गुलमर्ग के बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी हो रही थी। पीओके को अब आतंकी फैक्ट्री बनाने के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी थी। अब क्या होने वाला था पीओके में? पहला आतंकी कैंप कहां बनाया गया और किसकी कब्र थी जिसे सबसे बड़ा मुजाहिद बताकर आतंक का गंदा खेल पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया। सीरीज के इस हिस्से में इन सब पर बात होगी। साथ ही ये भी बताएंगे कैसे कश्मीर में धारा 370 लगाई गई और प्रधानमंत्री पद पर क्यों शेख अब्दुल्ला को बैठाया गया। इन बातों को बताएं उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जो आपको 1947 के सच्चे कश्मीर की झलक देगी। ये तस्वीरें वुमेन्स सेल्फ डिफेंस कॉर्प्स की हैं, जिसे शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बाद में बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था, उसके नेतृत्व में बनी थी। इसमें हर धर्म की महिलाएं शामिल हुई, हिंदू, मुस्लिम और सिख। शेख अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां और अन्य प्रमुख महिला नेताओं ने जैसे जैनब बेगम और मीना तेली ने संगठन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाएं पुरुषों और भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानियों को कश्मीर से भगा रही थीं। तभी तो जब श्रीनगर को भारत ने पाकिस्तान से आज़ाद कराया और नेहरू जी कश्मीर आए तो इन महिलाओं ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। इस तस्वीर का जिक्र इसलिए क्योंकि 1948 में कश्मीर का पुरुष हो या महिला, कोई भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उनके मन में शेख अब्दुल्ला ने कुछ और ही भर दिया था, कुछ ऐसा जिसने बाद में अलगाववाद का रूप लिया, कुछ ऐसा जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला पहली बार कश्मीर के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 साल तक जेल में रहे। तो क्या किया था शेख अब्दुल्ला ने? उनकी पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया, सब इस सीरीज में आपको बताएंगे। इन सब से पहले चलते हैं पीओके की ओर, अब जो पाकिस्तान के नियंत्रण में था। ऑपरेशन गुलमर्ग के लिए जो लश्कर, मुजाहिद या जिहादी खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी सेना ने जुटाए थे, वो वहां कैसे मौजूद थे? क्या इसका अंदाजा है आपको? नहीं तो कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और पाकिस्तान के उस पहले मुजाहिद की बात करते हैं जिसके नाम पर ऑपरेशन गुलमर्ग जिब्राल्टर के लिए मुजाहिद इकट्ठा किए गए। उस जमीन की बात करते हैं जो सिख राजाओं को खत्म कर हिंदुस्तान को मुस्लिम साम्राज्य बनाने का ख्वाब देख रही थी। 1786 से 1831 के बीच एक मुस्लिम नाम अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया था। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कर उसने सिख राज्यों को खत्म कर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का ख्वाब देखा था। उसका नाम था सैयद अहमद। सैयद अहमद का जन्म 29 नवंबर 1786 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। उसके पिता सैयद मोहम्मद इरफान एक धार्मिक विद्वान थे। पीओके की कहानी में सैयद अहमद का क्या रोल है, शायद ये आपके मन में चल रहा होगा। तो पीओके में बनाए गए आतंकी कैंप और बालाकोट में ही भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक क्यों की, इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो एक ही नाम निकलकर सामने आएगा और वो होगा सैयद अहमद। जिहाद के नाम युवाओं को भड़काने के लिए अक्सर एक आदर्श स्थापित किया जाता है। कश्मीर में जिहादी बनाने के लिए पाकिस्तान ने सैयद अहमद के नाम का इस्तेमाल किया, तो इतिहास के इस पन्ने को सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी। तो चलिए आपकी उस हैरानी को सच्चाई के सबूतों से खत्म करते हैं। सैयद अहमद ने दिल्ली में शाह वलीउल्लाह देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज से इस्लामी दर्शन और फिकह यानी इस्लामी कानून की शिक्षा ली। युवावस्था में सैयद अहमद ने कुछ समय तक राजस्थान में टोंक के नवाब अमीर खान के अधीन एक सैनिक के रूप में काम किया, जहां उसने सैन्य रणनीति सीखी। इस्लाम की शिक्षा और सैन्य शिक्षा ने एक मुस्लिम युवक सैयद अहमद के मन में इस्लाम को बचाने और इस्लाम की सत्ता स्थापित करने की सोच भर दी।
1818 के आसपास सैयद अहमद ने तरीकाए मोहम्मदिया नाम का एक सुधारवादी आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य इस्लाम को उसकी मूल शुद्धता में लौटाना, बिदअत यानी नए विचारों, शिर्क यानी बहुदेववाद को खत्म करना और मुस्लिम समाज को सामाजिक धार्मिक पतन से बचाना था। इसके लिए वो बिहार, बंगाल और अवध तक घूमा। सैयद अहमद ने गरीब और शोषित मुस्लिमों, विशेष रूप से गांवों के युवकों को आकर्षित किया। उनकी सादगी और धार्मिक उत्साह ने उन्हें व्यापक समर्थन दिलाया। इस दौरान 1821 से 1823 के बीच सैयद अहमद ने अपने शिष्य मौलाना इस्माइल के साथ हज यात्रा की। मक्का में वो वहाबी विचारधारा और जिहाद के विचारों से और प्रभावित हुआ, जिसका जिक्र कयामुद्दीन अहमद की किताब वहाबी मूवमेंट इन इंडिया में किया गया है। इसी यात्रा के बाद वो भारत, पाकिस्तान समेत पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा वहाबी नेता बन गया। इस यात्रा से लौटते ही सैयद अहमद ने गैर मुस्लिम शासकों, खासकर ब्रिटिश और सिख के खिलाफ जिहाद को धार्मिक कर्तव्य घोषित किया। उसने भारत को दार उल हरब यानी युद्ध का क्षेत्र घोषित कर दिया, जहां जिहाद करना अनिवार्य था। भारत दार उल हरब घोषित हो चुका था। दार उल हरब का मतलब होता है ऐसा जमीन का टुकड़ा जहां इस्लाम का शासन नहीं है, जहां गैर मुस्लिम आबादी का बहुमत है, ऐसी जमीन जहां गैर मुस्लिम और मुस्लिमों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसा इलाका जहां काफिर रहते हैं। तो समझे, सैयद अहमद के लिए भारत काफिरों का देश हो चुका था। रायबरेली, दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, बिहार, अवध में जब उसकी दाल नहीं गली तो वो 1826 में अपने अनुयायियों के साथ निकल पड़ा उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में, वही इलाका जिसे आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, क्योंकि उस समय ये इलाका ब्रिटिश और सिख प्रभाव से आजाद था। उसका लक्ष्य एक इस्लामी राज्य स्थापित करना था, जिसे बाद में भारत तक बढ़ाया जा सके। यानी सैयद अहमद वहाबी आंदोलन लेकर, जिहादी बनाने की सोच लेकर खैबर पख्तूनख्वा 1826 में ही पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने पश्तून कबीलों, खासकर यूसुफजई और मोहम्मद को अपने साथ जोड़ा। किताब द पठान्स में इसका जिक्र है कि कैसे सैयद अहमद ने स्थानीय कबीलों को इस्लाम और जिहाद के नाम पर एकजुट किया और सिख साम्राज्य के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। वही कश्मीर उसके जिहाद का केंद्र बना, जो आज पाकिस्तान के निशाने पर है। उस समय महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत के कुछ हिस्सों पर शासन कर रहे थे। सैयद अहमद ने सिखों को गैर मुस्लिम शासक मानकर उनके खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। यानी कश्मीर में सबसे पहले जिहाद की सोच को फैलाने वाला सैयद अहमद ही था और अपने जिहादियों को लेकर वो 1827 में अकौरा की लड़ाई में कूदा और सिख सेना को हरा दिया। सैयद की इस जीत ने उसे जिहादियों और इस्लाम को मानने वालों का हीरो बना दिया और कश्मीर में जिहाद का एक रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया। इसके बाद 1830 में उसने पेशावर पर कब्जा किया और शरिया कानून लागू करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पश्तूनों ने उसकी सख्त नीतियों का विरोध किया। अब वो पल आने वाला था जो उसे सबसे बड़ा मुजाहिद घोषित करने वाला था, जो उसे हमेशा के लिए जिहादियों का हीरो बनाने वाला था। और ये सब उसी जगह हुआ जहां भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। 6 मई 1931 को सिख सेना, जिसका नेतृत्व शेर सिंह और कुंवर नौनिहाल सिंह कर रहे थे, बालकोट में सैयद अहमद की सेना पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में सैयद अहमद और मौलाना इस्माइल मारे गए। उसकी मौत ने उसके आंदोलन को उस समय कमजोर जरूर कर दिया, लेकिन एक ऐसी विचारधारा को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जो बाद में कश्मीर को जहन्नुम बनाने वाला था। सैयद अहमद ने ब्रिटिश और सिख शासन के खिलाफ सशस्त्र जिहाद का नेतृत्व किया था, जिसे दक्षिण एशिया में इस्लाम प्रतिरोध का पहला संगठित प्रयास माना जाता है। इसलिए उसे भारत में जिहाद का अग्रदूत कहा गया और उसकी मौत को शहीद का दर्जा देकर इस्लामी प्रतीक बना दिया गया।
सैयद अहमद की विचारधारा ने ही 20वीं सदी के जिहादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जन्म दिया और जिन पश्तून कबीलों को सैयद अहमद ने इस्लाम के नाम पर एकजुट किया था, वही बाद में 1947 के कश्मीर हमले और 1965 के ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान के काम आए। पाकिस्तान ने सैयद अहमद को एक नेशनल हीरो के रूप में दिखाया और बाद में सैयद अहमद की विरासत को पाकिस्तानी सेना और ISI ने कश्मीर में जिहाद को वैध ठहराने के लिए उपयोग किया। बालाकोट, जहां सैयद अहमद को मारा गया, जिहाद के लिए एक प्रतीक बन गया। 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर हमला इस जगह की ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व का सच बताने के लिए काफी। इस सच का एक पहलू और भी है। सैयद अहमद के अनुयायियों ने वहाबी आंदोलन को जारी रखा। 1857 के विद्रोह में कई वहाबी नेताओं ने भी भाग लिया था, जिसका जिक्र भारत की आजादी में मुसलमानों के योगदान के रूप में किया जाता है। लेकिन सैयद अहमद का सच इससे इतर था और उसी सच की कीमत आज कश्मीर को चुकानी पड़ रही है। और सैयद अहमद के बनाए जिहादी ही पाकिस्तान बनते ही कश्मीर में महज कुछ पैसों और धर्म के लिए जिहाद करने के लिए तैयार थे। ऑपरेशन गुलमर्ग को इनकी वजह से ही पाकिस्तान ने स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का नाम दिया, तो 1965 में भी यही जिहादी ऑपरेशन जिब्राल्टर में भी काम आने वाले थे। क्या था ऑपरेशन जिब्राल्टर और कैसे अयूब खान ने उसकी नींव रखी थी और उसके लिए POK के बालाकोट को ही केंद्र क्यों बनाया गया? एक खतरनाक सच की वो अनकही दास्तान जो अब तक केवल किताबों के पन्नों में ही दर्ज है। अगले पार्ट में ऐसा ही एक और सनसनीखेज सच जो आपकी सोच और समझ को बदल देगा, वो बताएगा कैसे कश्मीर में प्रधानमंत्री बनाने की सोच पनप रही थी, कैसे कश्मीर को अलग देश बनाने की चालें चली जा रही थी, कैसे जिन्ना की मौत के बाद कश्मीर को पाकिस्तान की सियासत का केंद्र बनाने की साजिशें बनने लगी थी और क्यों इन सब में उलझने लगे थे कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला, और नेहरू ने वो कौन सी सबसे बड़ी गलती की थी जिसकी टीस आज तक कश्मीर के मन में है। तो हमारी ये सीरीज कश्मीर और आतंक आपको कैसा लग रहा है, अपने कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि मैं कुलभास्कर ओझा ऐसी किसी और सीरीज पर आपके लिए काम करना शुरू करूं।